जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको बता दें महमूद गजनबी के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं या फिर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको देने का कार्य करता है। प्रमुख रूप से एक बात बताना और चाहता हूँ, याद रखें, रेगुलरिटी मेंटेन रखें, पढ़ाई को जानदार शानदार तरीके से पढ़ें। ठीक है, चलते हैं अपने जानदार शानदार से टॉपिक की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इस बात के बारे में जाना था कि आखिर महमूद गजनवी ने क्यों भारत पर आक्रमण किया। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि महमूद गजनवी के जो पिता थे उनका यहाँ पर भारत में हत्या कर दी गई थी। पेशावर के जो शासक थे उनके द्वारा हत्या कर दी थी। उसी अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी है जो कहीं ना कहीं भारत में आने का कार्य करता है। ठीक है, महमूद गजनवी, सॉरी बेटा, है महमूद गजनवी। इसी कारण महमूद गजनवी जो है प्रमुख रूप से अपने पिता की हत्या का, आपको बता दें, प्रमुख रूप से बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण करने का कार्य करता है। प्रमुख रूप से हमने चीज़ों पर चर्चा की, आखिर उनके पिता का क्या नाम था, आखिर वो शासक का क्या नाम था, सभी चीज़ों को बड़े बेहतरीन ढंग से हमने जानने का प्रयास किया और आपको समझाने का कार्य किया। अब हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो वाकई में जानदार शानदार सा है और उसको बड़े बेहतरीन ढंग से जानना हो जाता है और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, जिसको हम बात करेंगे प्रमुख रूप से महमूद मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसकी बात करें मोहम्मद गौरी की, तो 1175 से लेके 1206 तक इसका शासन रहने वाला है। ठीक है, इसके बीच में भारत में आने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम जाने, 1175 में गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण करने का कार्य किया। और आपको बता दें, मुल्तान पर आक्रमण करने का कार्य किया 1178 ईस्वी में। आपको बता दें, मईजुद्दीन गौरी, मोहम्मद बिन साम, इसके अलावा मोहम्मद गौरी, ये ना तीनों नाम एक ही व्यक्ति यानी मोहम्मद गौरी के ही हैं। इनको अगर प्रमुख रूप से बात करें तो मईजुद्दीन गौरी के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है और मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं कि भैया मोहम्मद गौरी के नाम से तो जाना ही जाता है। ये तीन नाम याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी ना नाम चेंज करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है और आप कहीं ना कहीं उसी चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत टिक करके आते हैं। मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण करने का कार्य किया। किस पर? कहना सर, गुजरात पर आक्रमण करने का कार्य किया। अगर हम बात करें 1178 ईस्वी की, 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम द्वितीय, याद रखिएगा, भीम द्वितीय कहें या भीम बघेल कहें या मूल राज कहें, ये तीनों नाम बेटा एक ही होते हैं, तीनों नाम एक ही है। क्या कहें आप? भीम द्वितीय कहें, भीम बघेल कहें या मूल राज कहें, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, पहले जो सर्वप्रथम उसने आक्रमण किया था, दो क्वेश्चन यहां से निकलेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर कहेगा कि बताइए मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण कहां पर किया। कहना सर 1175 में गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। इसके बाद 1175 में जब मुल्तान पर आक्रमण किया तो मोहम्मद गौरी समझा कि नहीं, अब दावेदार हमसे लड़ने वाला कोई नहीं है। और याद रखिएगा, फिर वो एक व्यक्ति से छिड़ जाते हैं, एक व्यक्ति से लड़ने के लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं वो उनसे पराजित रहने का कार्य करते हैं। वो पहुंचता है गुजरात में, गुजरात में पहुंचता है। गुजरात में पहुंचने के बाद अगर हम प्रमुख रूप से बात करें 1178 की घटना में बता रहा हूँ, 1178 में गुजरात के जो शासक है भीम द्वितीय या भीम बघेल, या आपको बता दें मूल राज से युद्ध करने का कार्य करता है। मोहम्मद गौरी को ये हराने का कार्य करते हैं। जो भीम द्वितीय हैं, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और मोहम्मद गौरी कहीं ना कहीं इस बात से जाने की नहीं, ऐसा नहीं है, भारत के लोग भी बड़े दमदार, जानदार और शानदार रहने वाले हैं। आगे की प्रमुख रूप से बात करें तो भीम भीम द्वितीय की बेटा, ये भीम द्वितीय, ठीक है, भीम द्वितीय की माता की अगर बात करें तो नायिका देवी,
मदद, युद्ध में मदद करने का कार्य नायिका देवी ने किया। एग्जामिनर यहाँ से दो क्वेश्चन निकालेगा बेटा। एक क्वेश्चन कहेगा कि बताइए जो गुजरात में मोहम्मद गौरी के, गुजरात के शासक और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कहना सर जो भीमदूती की माता थी उन्होंने ही इस युद्ध का नेतृत्व करने का कार्य किया था, जिनका नाम नायिका देवी रहने वाला है। क्या नाम रहने वाला है? कहना सर इनका नाम नायिका देवी रहने वाला है। याद रखिएगा, इस तरीके से एग्जामिनर भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए जो मोहम्मद गौरी को मोहम्मद गौरी और गुजरात के शासक भीमदत्त के बीच में जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? कहना सर 1178 में वो युद्ध होने का कार्य किया। ठीक है, किसने मोहम्मद गौरी को 1178 में पराजित करने का कार्य किया? कहना सर भीमदत्त या भीम बघेल कहे या फिर भीम मूल राज कहें, इन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी को हराने का कार्य किया। आगे की अगर हम चर्चा करें तो हम इस बात को बड़े बेहतरीन ढंग से जानते हैं। इसको बोलते हैं 1191 का 11 आपको बता दें 91 का तराइन का प्रथम युद्ध। इसके बारे में बेहतरीन रूप से आपको चर्चा करेंगे और बेहतरीन रूप से आपको बताने का कार्य करेंगे। एक व्यक्ति हो जाते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, कहना सर 1191 में होने का कार्य किया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और तराइन के युद्ध में प्रमुख रूप से जो दिग्गज लड़ते हैं वो मोहम्मद गौरी और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान, जो कि हम बड़े बेहतरीन ढंग से जानते हैं। आखिर ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बहुत भयंकर तरीके से पराजित करने का कार्य किया। इस तरीके से पराजित किया हद से ज़्यादा। लेकिन एक गलती कहीं ना कहीं मैं आपको बता सकता हूँ या मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ इस चीज़ को कि पृथ्वीराज चौहान ने एक गलती कर दी मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़कर, है ना। मोहम्मद जब गौरी उनके सामने पड़ा था मारने के लिए तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं राजपूत हूँ, मैं निहत्थे पर वार नहीं कर सकता, निहत्थे को मैं नहीं मार सकता। बड़ी सीधी सी बात है। अगर हम भगवान की भी बात करें तो श्री कृष्ण की अगर चर्चा कर लें इसमें थोड़ी सी, तो श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को निहत्थे ही मरवाया था, द्रोणाचार्य को भी निहत्थे मरवाया था, कर्ण भी निहत्था ही मरा था। शायद पृथ्वीराज चौहान ने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा था, है ना, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा था, और अगर पढ़ा होगा तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं चीज़ों में गड़बड़ रखा रहा होगा। अन्यथा पृथ्वीराज चौहान उसी समय पर मोहम्मद गौरी को मार देता तो ये तराइन के द्वितीय युद्ध की घटना ना होती। बड़ी बात कहने जा रहा हूं। तराइन के प्रथम युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान बड़े जानदार शानदार तरीके से जीत गए। पृथ्वीराज चौहान में एक कह सकते हैं ना, एक ईगो भी आ जाता है ना, अरे मैंने बड़े शासक को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान भी कहीं ना कहीं उस ईगो भी कह सकते हैं आप उसको। अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग किताब में अपने अपने हिसाब से उसको मेंशन कर रखे हैं। पृथ्वीराज चौहान जब तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, ठीक है ना, 91 में जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो प्रमुख रूप से दो दिग्गजबाज लड़े। आपको बता दें पृथ्वीराज चौहान और एक लोग की चर्चा है और है जिसका नाम जयचंद्र। क्या है? कहना सर प्रमुख रूप से हम जानेंगे जयचंद्र, ठीक है ना। तो कहना सर ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था प्रमुख रूप से एक सेकंड विद्यार्थियों, हाँ, तो जयचंद्र की अगर हम प्रमुख रूप से जयचंद्र की बात करें तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था ना उसमें जो जयचंद्र था ना ये पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। एक्चुअली मैं आपको बता दें बड़ा परम मित्र था और मित्र जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था। और ये जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान का साथ देने वाला भी व्यक्ति आपको बता दें जयचंद्र रहने वाला था। इसके अलावा एक बेहतरीन बात बताना चाहता हूँ। जयचंद्र की एक बेटी थी जिसका नाम था संयुक्ता था। आपको बताते प्रमुख रूप से जो जयचंद्र था, जयचंद्र इनका मित्र था और पृथ्वीराज चौहान जो थे कहीं ना कहीं जो जयचंद्र की जो पुत्री थी प्रमुख रूप से जिसका नाम संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान से बड़ा प्रेम करती थी। जब पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने की बात पता चली, याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान से बात करने की बात, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो प्रमुख रूप से संयुक्ता है ना, संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान से बड़ा प्रेम करती थी। तो क्या हुआ जब क्या बोलते हैं आपको वो नहीं होती है शादियों के लिए स्वयंवर हुआ ना, तो स्वयंवर में ना सभी बड़े बड़े राजा रजवाड़ों को बुलाया गया लेकिन पृथ्वीराज चौहान को कार्ड नहीं दिया गया क्योंकि ना जयचंद्र को ना पृथ्वीराज चौहान को वो पसंद नहीं करते थे। जयचंद्र कि नहीं हमारी बेटी को आखिर इनसे कैसे ब्याह कर दें, वो पसंद नहीं करता था, सीधी सी बात है।
अब कहीं ना कहीं अपनी अपनी किताबों, अगर प्रमुख रूप से किताबों की चर्चा करें तो कोई कहता है कि नहीं जयचंद्र जो है वो मित्र नहीं था, दुश्मन था, कोई कहता था पसंद नहीं करता है, अलग अलग के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना। अगर हम आगे की ओर जाने, अगर हम विद्यार्थियों आगे की चर्चा करें प्रमुख रूप से, तो बेटा ये टेक्निकल इश्यू के कारण लाइट चली गई थी तो कोई दिक्कत नहीं। संयुक्ता के बारे में हम बात कर रहे थे, तो संयुक्ता जयचंद्र की पुत्री थी, और जो संयुक्ता थी वो कहीं ना कहीं आपको बताते पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, लेकिन जयचंद्र था वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता था, जिस कारण आपको बताते प्रमुख रूप से ये जो साथ देने का, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो साथ देता तराइन की द्वितीय युद्ध में। अगर हम पहले युद्ध की बात करें तो अभी संयुक्ता के स्वयंवर की बात चल रही थी, तो संयुक्ता के स्वयंवर लगा ना, तो संयुक्ता के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा रजवाड़ों को बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा उसकी बेइज्जती करने के लिए उसका एक पुतला बनाकर दरबार दरबार के, जिसको दरबारी नहीं बोलते हैं, बाहर खड़ा कर दिया, गार्ड की तरह, है ना, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह उसको बाहर उसका पुतला खड़ा कर दिया। तो संयुक्ता ने क्या किया, संयुक्ता जाने के बाद उस पुतले को ही अपनी जयमाला पहना देती है और कहती है यही मेरे आज से पति हैं। तो इस कारण ये घटना के कारण ना, है ना, तो कहीं ना कहीं जो जयचंद्र था वो और भी ज्यादा पृथ्वीराज चौहान से नफरत करने लगा था। तो तराइन के अगर प्रथम युद्ध की बात करें प्रमुख रूप से, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 में प्रथम युद्ध हुआ। आपको बताते हैं राम पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, बेटा ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के, यानी पृथ्वीराज चौहान के ही ये तीन नाम है। राम पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान तो जानते ही हैं, और पृथ्वीराज तृतीय, ये केवल सिंगल व्यक्ति के नाम है। मैं ना आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। बताइए, वो पूछेगा कि बताइए तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहना सर मोहम्मद गौरी और, लेकिन वो कहेगा राम पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन ही नहीं देगा। तो इसलिए याद रखना राम पिथौरा भी पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, और पृथ्वीराज तृतीय भी आपको बताते हैं पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी की अगर बात करें, मोहम्मद गौरी को हराया, मोहम्मद गौरी को हराने का कार्य पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में किया। और लेकिन पृथ्वीराज चौहान की एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई कि मोहम्मद गौरी को उन्होंने छोड़ दिया कि मैं राजपूत हूँ, और राजपूत जो है ना वो किसी भी निहत्थे पर वार नहीं करता। शायद थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो गई। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी जाता है तैयारी करने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से। अभी ये स्वयंवर का जो सिस्टम चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं इसके जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसके बीच में तैयारी कर रहा है तराइन की द्वितीय युद्ध की मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी है ना प्रमुख रूप से तैयारी कर रहा है पृथ्वीराज चौहान के प्रति, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है वो कहीं ना कहीं विवाह में विधे हुए हैं। जयचंद्र की पुत्री प्रमुख रूप से संयुक्ता के प्रेम में मस्त हैं। इन सभी चीज़ों में पृथ्वीराज चौहान है प्रमुख रूप से अभी विधे हुए हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें मोहम्मद गौरी के बारे में, तो मोहम्मद गौरी जो प्रमुख रूप से मोहम्मद गौरी जो है प्रमुख रूप से मोहम्मद गौरी तैयारी कर रहा है पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए, और वो पहुंचता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। यानी 1192 की बात करें तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ या द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और तराइन के बेटा द्वितीय युद्ध की अगर बात करें तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने का कार्य किया, पृथ्वीराज चौहान को हराने का कार्य किया। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। और तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, कहना सर पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई। तो अगर पूछे तराइन का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था, कहना सर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा, कहना सर द्वितीय युद्ध तराइन का हुआ था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक चीज़ें बड़े बेहतरीन ढंग से एक इमेज के साथ आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की बात करते हैं 1193 की। 1193 में गौरी जो मोहम्मद गौरी था उसने अपनी राजधानी को दिल्ली बसाया, और गौरी ने एक काम किया बेटा, याद रखिएगा माता लक्ष्मी के चित्र के सिक्के जो छपवाने का कार्य मिलते हैं, माता लक्ष्मी के चित्र मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रमुख रूप से सिक्कों पर अंकित करवाए गए या छपवाए गए। इसके अलावा अकबर की बात करें तो राम और सीता के चित्रों को सिक्कों पर छपवाने का कार्य किसने किया, अकबर ने किया। दो क्वेश्चन बनेंगे, माता लक्ष्मी के चित्र को अलंकृत करने वाला शासक कौन है, तो कहना सर मोहम्मद गौरी। और राम और सीता के सिक्कों पर अलंकृत कराने वाला शासक कौन है, कहना सर वो अकबर रहने वाला है। दो क्वेश्चन बनते हैं, बड़े जानदार शानदार से होते हैं। आगे की बात करें, अगर हम 1194 की बात करें, यहाँ पर बेटा 1194 में
चंदावर, चंदावर का युद्ध हुआ तो होता है, और ये कहाँ पे बेटा यूपी में है, और ये कन्नौज का इटावा के, कन्नौज इटावा के पास पड़ता है एक क्षेत्र, वहां पर ये युद्ध होने का कार्य हुआ 1194 में। याद रखिएगा इस युद्ध में ना गौरी ने जयचंद्र को हराने का कार्य किया। अभी देख रहे हैं आप लोग, अभी दोनों के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच में मित्रता का मतलब एक तरीके से वो दोनों लड़ रहे थे, लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो उसके बाद उसके, आप कह सकते हैं दुश्मन कह लो, उसका मित्र कह लो, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना जयचंद्र ने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी ही पलट के जयचंद्र को मारने का कार्य करता है। याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्यों क्यों तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद्र ने आखिर मोहम्मद गौरी का साथ क्यों दिया? उसका कारण था कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी जो पुत्री थी उससे पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते थे और उनको भगा कर ले गए थे, जिस कारण जो जयचंद्र था वो जयचंद्र मोहम्मद गौरी का साथ दे देता है, और जिसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें 1194 की, तो चंदावर का एक युद्ध हुआ है जो कन्नौज के इटावा के पास एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद्र बुरी तरीके से हार गया। याद रखिएगा अपने मित्र के आपको बता देना, पिठी में कभी भी छुरा मत घूपिएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी जीवन में सबसे बड़ी सीख देना चाहता हूँ। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो सिर्फ प्रमुख बात याद रखिएगा, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आदर्श होने चाहिए शिवाजी राज जैसे। स्वराज्य की मांग करते हैं। यहाँ पर आज अपना भारत की अगर बात करें तो भारत है कि इंडिया है, इसमें भाई आपको प्रमुख रूप से बात करें ना, स्वराज्य है और स्वराज्य ही होना चाहिए हमारे शिवाजी जी के अनुसार। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, इस पर चर्चाएं एक पूरा सेशन लेंगे बढ़िया जानदार शानदार तरीके से शिवाजी राज, ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी के बारे में बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें बताएंगे, वो जानकारी देंगे ना, शायद आप लोगों ने वो जानकारी आपको हो ही ना, आपने कभी सुनी ही ना हो, वो जानकारी भी आपके सामने पेश करूंगा मैं। ठीक है, अगर बात करें 1202 की बात करें तो विस्तार खिलजी यानी गौरी का जो सेनापति था बेटा, बख्तियार है बेटा, ये बख्तियार खिलजी जो है वो आपको बता दें गौरी का सेनापति रहने वाला है। इसने बिहार पर आक्रमण करने का कार्य किया। कहाँ पर? कहना सर बिहार पर आक्रमण करने का कार्य किया। प्रमुख बात बता देना चाहता हूँ, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार को तोड़ा व जलाया। ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी यानी बख्तियार खिलजी के द्वारा जब नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो वहाँ पर जी जब जलाया गया और तोड़फोड़ की गई ना, तो लगभग 1 से 1.5 साल तक वो जलती रही किताबें। इतना बड़ा महान ग्रंथ, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, जहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना आपको बता दें, जहाँ विदेश के लोग ना कुछ जानते भी नहीं थे, तब भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कॉलेजों में बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी जाती थी, बड़ी बड़ी चीज़ों को समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था, ऐसी ऐसी चीज़ों को बताया जाता था कि आपने खुद नहीं सोची होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती थी। ठीक है ना, याद रखें जीवन में। ठीक, तो याद रखें, ऐसा मत सोचिएगा कि जो आपके पास है वो बेकार है। याद रखिएगा जो आपके पास है वही शेष है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर हम अपने प्रमुख बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा कौन कहता है कि आयुर्वेद धीमे तरीके से कार्य करता है? आपके माइंड में एक भ्रांति फैला दी गई विद्यार्थियों कि ना आयुर्वेदा जो है ना बहुत धीमे काम करता है। याद रखिएगा जब हमारे यहाँ युद्ध वगैरह होते थे तो रात में जो सैनिक घायल हो जाया करते थे ना, तो इलाज जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ही वैद्य के द्वारा किया जाता था। वैद्य रात भर दवा लगाई और सुबह लड़ने के लिए फिर रेडी। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो रात भर में ही घाव को भरने का कार्य कर सकती है? शायद मेरे हिसाब से तो ऐसी अंग्रेजी दवाई में से कोई सी ऐसी दवा नहीं है जो रात भर में घाव को भर सके। लेकिन भारत की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो आयुर्वेदा में इतना दम है, इतनी मौजूदगी, इतनी ताकत है कि आपको बता दें रात भर में घाव भरने का कार्य किया जा सकता है। रात भर में घाव भर जाते थे। ये तो बड़ी सीधी सी बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, महाभारत हो, रामायण हो, है ना, ये तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा जाए। और भी ग्रंथ जाएंगे, आयुर्वेदा तरफ चले जाएं आप, आयुर्वेद ग्रंथ में चले जाएं, तमाम चीज़ों में वेदों की तरफ भी जाएंगे तो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण एक विशेष स्थान है। लेकिन हमारे माइंड में एक मेंटलिटी सेट कर दी गई है कि ये आयुर्वेदा जो है ना वो प्रमुख रूप से कमज़ोर है, आयुर्वेदा बहुत लेट कार्य करता है, यानी इस तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ फैला दी गई, जबकि ऐसा नहीं है।
जबकि ऐसा नहीं है। आज हमें टूथपेस्ट की आदत डलवा दी गई, जो कि दातुन होती थी, वो दातुन में कभी भी जीवन में कीड़े नहीं पड़ते। आज टूथपेस्ट से भी ब्रश करने पर लोगों के दांत सड़ जाते हैं, लोगों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं। लेकिन पहले के समय में जब हम दातुन किया करते थे तो कभी भी हमें कोई भी समस्या नहीं होती थी। आप अंतर इतना इतना आराम से समझ लीजिएगा ना, कितनी चीज़ें बदल गई। और आज है ना, जो चीज़ हम छोड़ चुके हैं ना, वो विदेशी विदेशी लोग अपना रहे हैं। आज वो दातुन कर रहे हैं। अमेजोन पे जाएंगे, बड़ा 7.5 रुपए की एक दातुन है। हमारे यहाँ फ्री में ना करता कोई, अमेजोन पे 7.5 रुपए की एक दातुन मिलती है। सोचिए आप, कंडे बिकते हैं। हम आप अमेजोन पे जाएंगे तो कंडे भी मिल जाएंगे आपको। भारत की संस्कृति आप थोड़ा सा पहचानिए, उससे अवगत रहिए। मॉडर्न इतना मत बनिए कि आप अपनों को ही भूल जाएं, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, बाकी तो सब सपने होते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी बेटा। हाँ, आगे की बात करें तो 1205 की बात करें, बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर भी आक्रमण किया। बंगाल पर आक्रमण किया और कौन किसको हराया, कहना सर लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को हराने का कार्य किया। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर भी आक्रमण करता। बख्तियार खिलजी है कौन, कहना सर ये मोहम्मद गौरी का सेनापति रहने वाला है। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और कब किया, कहना सर 1205 में किया। कब, कहना सर 1205 में किया। और 1205 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन को हराने का कार्य किया। इसके अलावा आगे की बात करें तो 15 मार्च 2006 1206 की अगर बात करें, 15 मार्च 1206 ईस्वी में आपको बता दें, खोखरो ने मोहम्मद गौरी की हत्या भारत में कर दी। अब ये खोखरो जी कौन थे बेटा, ये आपने कल बताया था आपको जाटों के बारे में, कि जो जाट हुआ करते थे वो प्रमुख रूप से, ये खोखरे कहें या जाट कहें, दोनों चीज़ें एक ही है। ठीक है, तो कुछ जगह पर ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु जाटों के द्वारा कर दी गई या खोखरों के द्वारा कर दी गई। लेकिन आपको प्रमुख रूप से बात करें, चंद्र बरदाई की पुस्तक में आपको बता दें, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई पुस्तक चंद्र बरदाई में ऐसा मेंशन है कि पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही हुई थी। जबकि लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु है वो गोखरों के द्वारा या जाठों के द्वारा की गई थी। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जाठों या गोखरों के द्वारा मोहम्मद गौरी की मृत्यु की गई थी, जबकि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के द्वारा प्रमुख रूप से बात करें तो उसमें ये मेंशन है कि पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को मारने का कार्य किया था। अब ये भाई जो इतिहास में लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। बकाया भाई आप और हम देखने तो गए बैठे नहीं है, ना हमने देखा है ना आपने देखा है। ठीक है, जो लिखा होता है वो आपको समझा दिया जाता है और आपको पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आगे की बात कर, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, ये देखो लिखा भी है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने ही मारा था। यहीं पर अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो 15 मार्च 1206 में गोखरो यानी जटों ने मोहम्मद गौरी को भारत में उसकी हत्या करने का कार्य किया था। ये दो दो अलग अलग पहलू हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद बात करें गौरियों की जमाई के बारे में। मोहम्मद गौरी की बात करें तो तजुद्दीन अलदीज यानी अफगानिस्तान को इसको संभालने को कहा गया था। नसरुद्दीन कुबाचा को सिंध संभालने को दिया गया था। सिंध बेटा पाकिस्तान में चला गया प्रमुख रूप से, लेकिन पहले जो पाकिस्तान तो पहले था ही नहीं ना, अखंड भारत था, तो ये भारत का हिस्सा था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको तो हम बड़े बेहतरीन ढंग से जानते हैं, इसको भारत सौंपा गया। इसको गुलाम कहा जाता है बेटा, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम भी था। इसके बाद इसकी पुत्री को इससे प्रेम हो गया, जिससे इसका जमाई भी बन गया। इसके अलावा आपको बताएंगे, अभी हमने आप बताया ना आपको कि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया है। तो अब हम बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की ओर। दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, उस क्रम में बढ़ेंगे आगे। आपको एक चीज़ों के क्रम समझ में आ रहे होंगे कि नहीं सर अब यहाँ से दिल्ली की राजधानी बन गई तो अब दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में जितने वंश आए उन सभी वंशों को पढ़ेंगे, गुलाम वंश वगैरह सभी वंशों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको पढ़ेंगे। अभी भारत में ये गुलाम बना, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। मोहम्मद गौरी की पुत्री को कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रेम हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं, जिससे उसका जमाई बन जाता है। इसको भारत दे दिया जाता है। ये थी बेटा आज की क्लास। प्रमुख रूप से हमने मोहम्मद गौरी के बारे में प्रमुख तथ्यों पर बात करने का कार्य किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। क्लास को समाप्त करने से पहले हर बार की तरह एक और बढ़िया सा क्लीन तरीके से एक रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि आपके जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हुआ है वो कष्ट उत्पन्न ना हो। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी के बारे में तो 1175 से लेकर 1206 तक की बात बताते हैं। 1175 में गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। सबसे पहले मुल्तान पर 1175 में, फिर किया 1178 में, आपको बता दें कहाँ पर किया, गुजरात में किया।
और गुजरात में ये क्या एक असफल युद्ध रहा, यानी इसमें मोहम्मद गौरी है वो हार गया। टक्कर कौन देने वाला था? भीम द्वितीय, भीम बघेल या मूल्यराज मोहम्मद गौरी को हराने का कार्य करता है। भीम, अगर आपको बता दें, भीम द्वितीय कहें या भीम बघेल कहें, इनकी माता ने ही इस युद्ध का नेतृत्व किया था। नायिका देवी इनकी माता का नाम था। युद्ध में इनकी मदद करने का भी कार्य किया था। ठीक है। 1911 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। राम पिथौरा कहें, पृथ्वीराज चौहान कहें या पृथ्वीराज तृतीय कहें, दोनों सारी बातें एक ही है। मोहम्मद गौरी को हराने का कार्य किया। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 1193 में गौरी की राजधानी दिल्ली, गौरी ने राजधानी को दिल्ली बनाया। गौरी सिक्कों पर राता लक्ष्मी के चित्र को अलंकित कराया। इसके अलावा अगर हम राम और सीता की बात करें तो राम और सीता को सिक्कों पर चित्र पर अलंकित कराने का कार्य अकबर ने किया। इसके बाद अगर हम बात करें 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें यूपी यानी जो कन्नौर इटावा के पास मौजूद है, उसने गौरी ने जयचंद्र को हराने का कार्य किया। 1202 में बख्तियार खिलजी, जो कि प्रमुख रूप से आपको बता दें गौरी का सेनापति था, उसको बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है उसको तोड़ भी दिया और जलाने का भी कार्य किया। इसके अलावा अगर बात करें 1205 में तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया। लक्ष्मण सेन को इसने हराने का कार्य किया। 15 मार्च 1206 में खोखरो ने मोहम्मद गौरी की भारत में हत्या करने का कार्य किया। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान ने इसको मारने का कार्य किया था। अगर मोहम्मद गौरी की जमाई की बात करें तो तजुद्दीन एलजदीज ये अफगानिस्तान इसको संभालने को दिया। नसरुद्दीन कुबाचा को सिंध संभालने को दिया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत संभालने को दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था, इसके अलावा जमाई भी रहने वाला था। बेटा ये थी आज की क्लास। प्रयास पूरा था कि आपको बड़े बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझाया जाए और पढ़ाया जाए। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी और बढ़िया तरीके से याद भी हो गई होंगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।